welcome to the part 9 of chapter 1 class 11th. Hope you are doing good and got everything what I have taught you. तो कल हम पिछले पार्ट में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने 3 लॉ भी करा दिए थे और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी आपको कराए थे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, you will see that you can get a lot of questions on internet about this, but this law just useful for their statements and given criteria that is fulfilled by or not। ठीक है, आपको कोई भी क्राइटेरिया दिया जाता है, उस क्राइटेरिया में ये लो फॉलो होते हैं नहीं फॉलो होते हैं, ये सिर्फ आपको देखना होता है, बाकी इनका ज़्यादा यूजेस है नहीं। तो बाकी के लो आज हम इसमें करेंगे और एक एग्जांपल भी करेंगे। आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि बहुत फास्टली मुझे लग रहा है जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम क्लास टाइम में होते, ऑफलाइन मोड में होते तो अब तक शायद इतना ना हो पाता। तो आज हम सिर्फ 3 लॉ ही करेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि जितने दोनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ मास होनी चाहिए। तो ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अंदर हम 3 एलिमेंट की बात करते हैं, लेकिन इन 3 एलिमेंट में क्या होता है, ये कहता है कि भाई 2 एलिमेंट आपने लिए, उन दोनों एलिमेंट ने तीसरे एक एलिमेंट के साथ 2 कंपाउंड बनाए। ठीक है, और फिर उन दोनों एलिमेंट ने भी आपस में कंपाउंड बनाया। तो जब इन दोनों एलिमेंट ने तीसरे एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट की सेम अमाउंट से रिएक्शन करे, तो उन दोनों कंपाउंड्स में इन दोनों एलिमेंट के अमाउंट का रेशियो, और जब इन दोनों कंपाउंड ने आपस में रिएक्शन की उन दोनों का रेशियो, और फिर इन दोनों का भी जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होता है। ठीक है, नया समझ में देखो, 2 एलिमेंट लो आप, ए एंड बी, कोई भी मान लो ए एंड बी। ये ए एंड बी 2 एलिमेंट है, इन्होंने तीसरे एलिमेंट से रिएक्शन की, ए ने भी सी से रिएक्शन की और बी ने भी सी से रिएक्शन की। तो जब इन्होंने सी से रिएक्शन की, तो जब इनका जो कंपाउंड बनेगा सी से रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, उन दोनों कंपाउंड्स में ए और बी का रेशियो, और जब ए बी ने आपस में रिएक्शन किया, वो जो कंपाउंड बना उसमें ए बी का रेशियो, इन दोनों के रेशियो का भी जो रेशियो आता है दैट इज सिंपल रेशियो। ठीक है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, यू विल गेट दिस। आ रहे समझ में कि भाई दो एलिमेंट है और एक तीसरा एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट लिए, सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर एंड ऑक्सीजन को हमने एक ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल के 2 कॉर्नर पर रख लिया। सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, H2S बनाया। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, H2O बनाया। फिर सल्फर और ऑक्सीजन ने आपस में एक दूसरे से रिएक्शन किया, तो क्या बनाया, SO2 बनाया। ठीक है, तो हम बात करेंगे H2S और H2O में जो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो है वो निकालेंगे पहले, फिर SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो उसको निकालेंगे, फिर इन दोनों के जो रेशियो आएंगे उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, फिर वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की। वाटर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है, 16 है। ठीक है, ओ सॉरी, इसमें कट गया, एक टर्म इसमें कट गई। जैसे हमने इन H2O लिखा है वैसे ही हम H2S लिखेंगे। इन H2S जो सल्फर का मास है वो कितना है, 32, और इन H2O ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। फिर सल्फर और ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना हो गया, H2S और H2O में 32 रेशियो 16 हो गया, तो ये आ गया 2:1। अब हम बात करेंगे SO2 में। SO2 में सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का हो गया 32, दोनों का रेशियो आ गया 1:1। तो इन दोनों रेशियो का भी हम एक रेशियो निकालेंगे, तभी तो हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब हमने इसका उल्टा कर दिया। तो अब हमने देखा कि इन दोनों के बीच में जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2:1 ही आ रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल रेशियो को फॉलो करते हैं, इसलिए सल्फर और ऑक्सीजन से H2S, H2O और SO2 जो बनता है, 3 कंपाउंड बनने 3 एलिमेंट से, तो ये क्या करते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो करते हैं। आपको एक डाटा गिवन होता है, उसमें उस डाटा को यूज़ करके आपको बताना होता है कि ये डाटा कौन से लॉ को फॉलो करता है, कौन से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है या नहीं करता है।
ठीक है, इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, इस लो को अगर आपको भी नहीं आए तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यू हैव टू लर्न दिस। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे गैलुसेक लो। जोसेफ गैलुसेक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, और इसकी खास बात यह है कि ये केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल था, और इस लो को अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कहता है कि अगर आपने क्या किया, कोई भी गैसेस के बीच में रिएक्शन कराई और वो सभी गैस क्या है, एक सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम पर है, सॉरी सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पर है, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो स्टीशियोमेट्री रेशियो होता है, उनमें एक सिंपल रेशियो होगा उनके वॉल्यूम्स में। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन की हमने, तो एक वॉल्यूम का मतलब है हमने जितना वॉल्यूम क्लोरीन का लिया है उतना वॉल्यूम आपने किसका लिया है, हाइड्रोजन का लिया है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो दो वॉल्यूम HCl बनेगा, मतलब जो HCl बनेगा उसका वॉल्यूम इन दोनों से क्या होगा, दुगना होगा। और इनके बीच में जो रिलेशन आया वो कितना आया, 1:1:3, मतलब इनमें एक सिंपल रेशियो होता है। ये गैलुसेक लो है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो गैसेस जो रिएक्शन करती हैं वो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होनी चाहिए। ठीक है, और ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आया समझ में। जैसे अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, इसमें 3 वॉल्यूम आपने हाइड्रोजन के लिया और 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का लिया, मतलब अगर आप क्या ले रहे हैं 150 ml हाइड्रोजन ले रहे हैं तो यू हैव टू टेक 50 ml नाइट्रोजन। ठीक है, 50 ml नाइट्रोजन लेंगे तो उसमें क्या बन जाएगा 2 वॉल्यूम मतलब 100 ml NH3 बनेगा। और यहाँ पर जब आप इन सब का रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आएगा 3:1:2। तो यहाँ पर एक सिंपल रेशियो को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है। तो वाटर हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम आपस में रिएक्शन करेंगे तो 2 वॉल्यूम वाटर मिलता है। जैसा कि स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, मतलब स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन और प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो वही उनका वॉल्यूम हो गया उतना ही। ठीक है, आगे समझ में। अब हम इसमें लास्ट लॉ पढ़ेंगे, दैट इज एवोगैड्रो लॉ। तो एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, ये अमेडियो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उस टाइम पे गैसेस पॉलीएटॉमिक, डाईएटॉमिक या मोनोएटॉमिक इस तरीके से कुछ नहीं था, तो उन्होंने सिर्फ पार्टिकल्स माने, मीन्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स को अलग अलग नहीं मान के उन्होंने पार्टिकल बोल दिया। और उन्होंने बोला कि अगर हम डिफरेंट गैसेस लें और सभी गैसेस को सेम टेम्परेचर और वॉल्यूम पर ले आए, और अगर उन सभी गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। जैसे ये कहता है कि अंडर द कंडीशन ऑफ, ये क्या कहते हैं इस लॉ में कि अगर सब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस हैं, ठीक है, और उन सभी के टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर सब सेम है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है 100 ml ऑक्सीजन एंड 100 ml हाइड्रोजन, और दोनों का जो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर है उसको हमने कांस्टेंट रख दिया। तो इन दोनों गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। जितने पार्टिकल ऑक्सीजन में उतने ही पार्टिकल हाइड्रोजन में होंगे। ठीक है, ये कौन सा लॉ बताता है हमें, एवोगैड्रो लॉ। तो इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आए समझ में। यहाँ पर हम एक एग्जांपल करेंगे, इस एग्जांपल में आप बताएंगे कि जो आपको डाटा गिवन है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो इसमें हम देखते हैं, आपको ए एंड बी 2 एलिमेंट हैं, दोनों ने आपस में रिएक्शन करके 2 तरीके से रिएक्शन किया अलग अलग मास में, और आपको 2 कंपाउंड दिए, एक एक्स दिया और एक वाई दिया। तो जब 0.3 ग्राम ऑफ ए एंड 0.4 ग्राम ऑफ बी आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको 0.7 ग्राम एक्स मिलता है। और जब 18 ग्राम ऑफ ए एंड 48 ग्राम ऑफ बी आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपको 66 ग्राम ऑफ वाई मिलता है। तो आपको ये बताना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपने क्या किया, आपने इसको, हम क्या कहते हैं कि एक की वैल्यू को आप कांस्टेंट रख लो और दूसरे के मासेस में आप रेशियो निकालो। अगर उसके मासेस का रेशियो एक सिंपल रेशियो आता है
तो आप बताएंगे कि दिस फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ए के मास को कांस्टेंट रखेंगे। तो पहले रिएक्शन से आपको क्या पता चला कि जो 0.3 ग्राम ऑफ ए है वो 0.4 ग्राम ऑफ बी से क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो 1 ग्राम ए कितने से करेगा, 0.4/0.3, तो 4/3 ग्राम ऑफ बी से आएगा। अगर 1 ग्राम ए से रिएक्शन करनी है तो 4.3 ग्राम बी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से 1 ग्राम ए 4x वाई के लिए 1 ग्राम ए के लिए कितना आएगा, 48/18, और इसको आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 8/3। तो एक में आ गया 4/3, एक में आ गया 8/3। जब हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं यू विल गेट 1:2 ऑफ बी। तो बी के लिए जो रेशियो है एक सिंपल रेशियो आ जाता है। तो अगर हम ए की वैल्यू कांस्टेंट है तो बी का रेशियो क्या है, 1:2 आया है। दोनों में हमने 1 ग्राम ए ले लिया तो बी का रेशियो क्या आया, 1:2। तो हमने बताया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उन दोनों कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट की अमाउंट्स क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो दूसरा एलिमेंट है उसके मास का जो रेशियो होता है एक सिंपल रेशियो होता है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू को कांस्टेंट रख दिया, दैट इज़ 1 ग्राम। तो बी के मासेस का रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया। तो दिस क्वेश्चन या दिस डाटा फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी करेंगे। और उसके बाद हम इस चैप्टर के आगे बहुत आगे जाएंगे, मतलब एटॉमिक मास, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पहले बता चुके हैं, एक बार दोबारा बताएंगे। ठीक है, दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कोल्ड द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज डे बाय डे द सिलेबस इज इंक्रीजिंग एंड यू विल फील बर्डन, एंड द मोटो शुड बी दिस, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो लर्न करो विदाउट एनी बर्डन। तो रोज का डेली आप पढ़ते रहिए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप बता सकते हैं, आई विल क्लियर दैट। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।